हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। हम आज बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। जैसा कि चैप्टर 5th यहाँ पर हमारा चल रहा है साइंस का, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकृत कर रहे हैं तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है। और गुणधर्म को बेस मानने से पहले हमने क्या किया? हमने माना कि हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर लेंगे एक एटॉमिक मास का, जो कि डोबेराइनर ने लिया और किसने लिया? न्यूलैंड ने लिया। साथ ही हमने किसकी बात की? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात की। तो ये तीनों ही क्लासिफिकेशन हमने देख ली थी, ठीक है। इन क्लासिफिकेशन में हमें कुछ कुछ लिमिट्स मिली, यानी कि सबसे पहले जब डोबेराइनर ने क्लासिफिकेशन दी तो उनका जो सिद्धांत था, उनका जो क्लासिफिकेशन था, उसमें कुछ लिमिटेशंस आई, कमियां आई, जिसके बाद फिर न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, ठीक है। फिर न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी कुछ कमियां आई, जिन कमियों को फिर मेंडलीव ने दूर किया। अभी मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ कुछ उसमें अच्छी बातें भी थी और उनका जो क्लासिफिकेशन था वो काफी हद तक मान्य था। लेकिन उसमें भी जब सीमाएं आ गई, कमियां आ गई कुछ, तो फिर एक नई क्लासिफिकेशन की आवश्यकता थी, जिसको कि सभी तत्वों के लिए माना जाएगा, ठीक है, और जिसमें कि सभी तत्व शामिल होंगे और जो नए खोजे जा रहे हैं तत्व या खोजे जाएंगे भविष्य में, उनके लिए भी वहां पर स्थान होगा। तो ऐसी एक क्लासिफिकेशन की आवश्यकता थी। तो आइए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की ओर और पहले हम रिवाइज करेंगे जितने भी हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं अभी तक, और फिर आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बच्चों, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन को समझा। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अर्ली अटेम्प्ट्स हुए थे, जो प्रारंभिक प्रयास हुए थे वर्गीकरण में। इंट्रोडक्शन समझा था। सबसे पहले बात की थी डोबेराइनर ट्रायड, ओके, यानी डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत क्या था? तीन तत्वों को रखा गया था एक समूह में, जिनमें गुणों में समानता थी, गुणधर्मों में समानता पाई जा रही थी। उसके अलावा एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम, यानी परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। और क्या क्या कहा गया था कि पहला और तीसरा जो तत्व है, ठीक है, उन दोनों के द्रव्यमानों का औसत निकाला जाता है तो वो बीच के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है, यानी बीच में जो तत्व पाया जा रहा है उसके। देन डोबेराइनर के त्रिक के बारे में सब पढ़ा था, और फिर लिमिटेशन कि अभी तक जो ज्ञात तत्व थे उस समय तक वो सभी उसमें नहीं आ पाए थे, और फिर जो नए तत्व खोजे जा रहे थे उनके लिए उसमें स्थान नहीं था। फिर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, जिस प्रकार संगीत में 7 सुर हैं उसी प्रकार से तत्व भी, जहां जैसे कि संगीत के 7 सुरों में जो 8वां सुर होता है वो फिर फर्स्ट वाला ही हो जाता है। तो यानी कि अगर हम तत्वों को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लगाते हैं तो पहले के बाद जो 8वां तत्व आता है, वो जो 8वां तत्व है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से, यानी पहला जो है एटॉमिक मास का अगर क्रम लगाते हैं तो सबसे पहले जो तत्व आएगा, ठीक है, या पहले के बाद 8वां कोई भी जो तत्व होगा उसके बाद जो 8वां तत्व होगा वो उसी के साथ क्या करेगा? समानता प्रदर्शित करेगा गुणों में, ठीक है। तो ऐसे जो फर्स्ट और 8th तत्व आ रहे हैं गिनने में, उनको हमने एक ही वर्ग में रखा था। तो इस प्रकार से वर्ग बनाए गए थे जो कि ऊर्ध्वाधर कॉलम्स थे आपके, ठीक है। देन आपने लिमिटेशंस भी देखी इसमें, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी? इन्होंने कहा कि 40 से कम जिनका एटॉमिक मास है उनको तो इजीली क्लासिफाई कर दिया गया है, और क्या कहा कि थोरियम तक ही क्लासिफिकेशन ही कर पाया था, उसके आगे वर्गीकरण पॉसिबल नहीं था। और क्या किया गया? कहीं कहीं पर उनका एटॉमिक मास आगे पीछे हो रहा था। और फिर क्या बोला कि कुछ कुछ तत्वों को जिनके गुण क्या है, असमान भी हैं, उनको भी एक साथ रख दिया गया था। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस थी। देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आती है। मेंडलीव की टेबल में क्या कहा गया? उन्होंने भी क्या अज्यूम किया कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगा देते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन उन्होंने उसको कुछ वर्गों और आवर्तों में विभाजित किया, ठीक है।
तो उन्हीं वर्गों और आवर्तों में फिर क्या किया गया, उनको रखा गया, जहां पर कि 7 आपके नोन पीरियड से, पीरियड्स यानी कि जो 36 आपकी कॉलम्स है, या 36 आप क्या बोलेंगे, 36 लाइन में जब तत्वों को रखा गया है ना, तो 36 होता है आपका जब आप लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये 36 हो गया हॉरिजॉन्टल। तो इनको हॉरिजॉन्टल जो आपकी रोज थी, पंक्तियां थी, उनको क्या कहा गया था, उनको पीरियड्स कहा गया था, यानी आवर्त। और जो रोज आपकी कैसी होंगी, वर्टिकल होंगी, ऊर्ध्व जो आपकी पंक्तियां होंगी, उनको क्या कहा जाएगा बच्चों, उनको वर्ग कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ग में और आवर्त में विभाजन उन्होंने किया था। फिर उन्होंने क्या कहा कि एक जो वर्ग होगा वो 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाएगा, समझ रहे। अगर नंबर 1 एक वर्ग है, ठीक है, ग्रुप है, तो उसके 2 सब ग्रुप्स होंगे जो कि फर्स्ट और ए और बी के रूप में विभाजित किए जाएंगे, ठीक है। यानी ये नंबर 1 अगर है, पहला वर्ग है ये, तो ये ए और बी 2 वर्गों में विभाजित होगा। तो एक वर्ग होगा 1A और दूसरा होगा 1B, या फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ओके। इस तरीके से विभाजन हुआ। और उन्होंने क्या कहा कि एक ही ग्रुप में आने वाले जो तत्व होंगे, ठीक है, एक ही ग्रुप में आने वाले तत्वों के गुणों में समानता देखने को मिलेगी। क्लियर, ये हमने पढ़ा था। और इस प्रकार से पीरियडिक टेबल आपने देखी थी इनकी। देन आवर्त सारणी में बहुत सारी चीजें कही गई थी। उसके बाद अचीवमेंट क्या क्या थी, अचीवमेंट थी कि सिस्टमैटिक स्टडी मिल रही थी एक एलिमेंट्स की, ठीक है, यानी कम समय में आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिल रही है आवर्त सारणी से। इसके अलावा पढ़ने में आसानी हो रही है चीजों को। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, कई तत्वों का एटॉमिक मास यहाँ पर करेक्ट किया गया था। जो पहले एटॉमिक मास लिया जा रहा था मेंडेलीव की पीरियडिक टेबल से पहले, वो कैसा था, वो कह रहे हैं वो गलत था। उसके बाद उसको सही किया गया एटॉमिक मास को, जैसे कि बेरिलियम का यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, और गोल्ड, प्लेटिनम, इंडियम जैसी तत्वों का किया गया। थर्ड है प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी कि ऐसे तत्व जो अभी तक खोजे नहीं गए थे, जो खोजे जाने थे फ्यूचर में, ठीक है, भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे, उनके लिए भी यहाँ पर प्रिडिक्शन किया गया था और स्थान रखा गया था आवर्त सारणी में, ठीक है। और उनको जिस तत्व के बाद वो खोजे जाने की उनकी संभावना है, उसके आगे एका, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एका बोरोन, तो बोरोन के बाद एक तत्व आएगा तो उसको एका बोरोन, या फिर एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे नाम रख दिए गए थे, ठीक है। बाद में जो तत्व क्या कहलाए, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये कहलाए। तो ये अचीवमेंट थी, क्योंकि ये बाद में फिर ट्रू सिद्ध हो गई थी। देन फोर्थ, प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए यानी अक्रिय जो गैसेस थी उनके लिए अलग से स्थान रखा गया था, ठीक है। यानी कि पीरियडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया गया। जब भी उन ग्रुप की उन गैसेस की डिस्कवरी हुई, वो खोजे गए, उनके बारे में पता लगा, तो पीरियडिक टेबल में अलग से एक 0 ग्रुप बनाया गया उनको रखने के लिए, ठीक है। और जो पहले से ऑर्डर था, एक क्रम था तत्वों का, उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया गया। क्लियर, तो ये अचीवमेंट थी। देन लिमिटेशंस पे आएंगे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, वो जो एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स यानी आपकी क्षारीय धातुएं हैं फर्स्ट ए की, ओके, उनके समान भी गुण प्रदर्शित करता है। और किसके समान गुण प्रदर्शित करता है, हेलोजेंस की तरह भी गुण प्रदर्शित करता है। इससे क्या समझ में आता है, एल्कली मेटल जो फर्स्ट ए में है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, हेलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो वो दोनों के समान गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन मेंडेलीव ने जस्टिफाई नहीं किया उसकी पोजीशन को, जस्टिफाई नहीं किया मतलब उसको एक सही पोजीशन नहीं दे पाए पीरियडिक टेबल में, ठीक है, कि उसको फर्स्ट ए में रखना है या फिर उसको 7th ए में रखना है, किस तरह से उसको रखेंगे कि वो दोनों जगह आए। देन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि जो वहां पर समस्थानिक थे, उन समस्थानिकों का वो सही पोजीशन नहीं मिल पाई जो मेंडेलीव की पीरियडिक टेबल थी उसमें। थर्ड, एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे पेयर भी थे, क्योंकि मेंडेलीव ने क्या कहा कि हम परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम लें,
ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं जहां पर उन्होंने क्या किया, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम क्या कहता है कि जिसका परमाणु भार कम होगा वो पहले आएगा ना, और जिसका ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। जैसे एक का परमाणु भार 2 है और दूसरे का 3 है, ठीक है। ए एक तत्व है जिसका परमाणु भार 2 है और बी एक तत्व है जिसका परमाणु भार 3 है। तो उन्होंने पहले 2 को रखा फिर 3 को रखा। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिला कि 3 वाला पहले आ गया और 2 वाला बाद में आया, जैसे कोबाल्ट और निकिल का, कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है लेकिन वो निकिल से पहले रखा गया है उसको पीरियोडिक टेबल में। तो ये भी लिमिटेशन हो गए कि ऐसा क्यों किया गया। देन प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब जो समान तत्व थे कहीं कहीं पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया, अलग अलग वर्गों में, जबकि क्या कहा गया कि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लेटिनम और गोल्ड जैसी धातु थी जो कि समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा गया, ये भी इसकी लिमिटेशन थी। कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, he could not explain the cause of periodicity among the elements। ठीक है, यानी तत्वों में आवर्तिता जो आती है वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सारी क्या हो गई थी, लिमिटेशंस हो गई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट सेशन तक देख लिया था, मेंडलीव तक। अब हम बात करेंगे एक और आवर्त सारणी की बात करेंगे, या एक और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जिसके बारे में हम अभी भी पढ़ रहे हैं और जिसके अनुसार ही हम तत्वों को अभी तक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्या कहती है, वो भी कहती है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, यानी कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है, वो कहीं कहीं है भी, और उनको व्यवस्थित किया जाएगा। और व्यवस्थित किस तरीके से किया जाएगा, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इन द पास्ट scientists believe that an element's qualities were पीरियडिक फंक्शंस ऑफ इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, अभी तक हमने क्या कहा, डोबेराइनर ने, न्यूलैंड ने और मेंडेलीव ने, इन सब ने क्या कहा, सब ने कहा कि हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे और इसी का आवर्ती फलन होता है उनके रासायनिक और भौतिक गुण या जो भी गुणधर्म उनमें पाए जा रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन Mendeleev arranged 63 elements in a vertical column named group and horizontal rows called period based on this idea। Mendeleev ने भी यही किया, 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया वर्टिकल कॉलम्स में, जिन वर्टिकल कॉलम्स को यानी ऊर्ध्व जो आपकी पंक्तियां थी उनको उन्होंने वर्ग नाम दिया और वहीं पर 36 पंक्तियों को क्या नाम दिया था, आवर्त नाम दिया था। तो उन्होंने भी किसको, उन्होंने भी परमाणु के द्रव्यमान को, परमाणु के भार को बेस बनाया था क्लासिफिकेशन का। देन दिस अप्रोच वाज डिसरिगार्डेड since it was unable to account for the locations of several elements, rare earth metals and isotopes. Henry Moseley, a scientist, corrected these flaws and proposed the modern periodic table and periodic rule। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने देखी थी बच्चों लिमिटेशंस, क्या देखी हमने, सीमाएं, किसमें, मॉडर्न मेंडलीव की आवर्त सारणी में। हमने क्या पढ़ा कि डोबेराइनर की सीमाएं आ गई, यानी कि कमियां आ गई वहां पर। फिर न्यूलैंड ने दिया क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में लिमिटेशंस आ गई। देन क्या आया, देन आपका मेंडलीव आया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अब कमियां आ गई हैं। तो अब क्या आया, अब आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि किसने, हेनरी मोजले का नाम आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, 1913 के आसपास इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, और अब उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया, उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास आवर्ती फलन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। यानी कि अब परमाणु के क्रमांक को आधार बनाया गया वर्गीकरण के लिए। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहा गया है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है,
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यानी कि हम आधार किसको बनाएंगे, अब परमाणु क्रमांक को बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक को आधार बनाकर क्या किया, क्लासिफिकेशन की। कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, कॉज क्या था पीरियडिसिटी का, यानी आवर्धिता का। पीरियडिसिटी से क्या समझते हैं, पीरियडिसिटी से समझते हैं कि एक समय के बाद फिर गुणधर्मों में समानता देखने को मिलेगी। जैसे कि उन्होंने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बोला था, लेकिन वो बहुत चल नहीं पाया था क्योंकि कुछ ही आगे के तत्वों में ये सब गुण देखे जा रहे थे, लेकिन बाद के जो तत्व आ रहे थे उनमें नहीं देखे जा रहे थे। लेकिन परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, ये आवर्धिता या आवर्धिता देखी जा रही थी, पीरियडिसिटी। इट इज ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ द सेम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ठीक है, क्या हो रहा था कि परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर हम आवर्तिता की बात करें, पीरियडिसिटी की बात करें, तो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद या एक इंटरवल के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तत्वों के, वो समान हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर आवर्तिता देखने को मिलती है। लेकिन जब परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया गया था तब ऐसा कोई कारण वहां पर बताया नहीं गया, ना ही सिद्ध किया गया कि क्यों आवर्तिता आई। ठीक है, तो ये आपका हो गया आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या है, हेनरी मोजले ने 1913 में मेंडेलीव के आवर्त नियम में संशोधन कर आधुनिक आवर्त नियम दिया। ठीक है, इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के वर्गीकरण के लिए परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या को आधार बनाया गया, अर्थात तत्वों को उनकी द्रव्यमान संख्या के स्थान पर परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, अभी तक परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम था, अभी तक परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम था, और अब क्या लिया गया, परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम लिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर लिया गया, किसका, एटॉमिक नंबर्स का। ओके, देन इस तरह मेंडेलीव के आवर्त सारणी के दोष दूर हो गए और एक नई सारणी बन गई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। ठीक है, तो समझ गए, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो यानी आधुनिक आवर्त सारणी में क्या पॉइंट है कि आपको जो भी तत्व अभी तक खोजे गए थे उस समय 1913 में, उन सबको उनके परमाणु का क्रमांक पता है और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लगा देना है। यानी जिसका परमाणु क्रमांक 1 है वो पहले आएगा, जिसका 10 है वो बाद में आएगा। ठीक है, जिसका 100 है तो वो और बाद में आएगा। इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम समझते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर इसमें क्या मिली, आवर्ती फलन उन्होंने बोला है, तो यानी कि गुणधर्म समान हो रहे हैं एक फिक्स रेगुलर इंटरवल के बाद। ओके, तो ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ आपकी आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है। ठीक है, जिसमें कि 18 ऊर्ध्व स्तंभ है। क्या है, 18 ऊर्ध्व स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिनको कि क्या कहा गया, जिनको वर्ग कहा गया। क्या है ये है वर्ग। जो ये कॉलम है इनको वर्ग कहा गया, ये वर्ग है। ओके, और 7 आपके क्या है, आवर्त, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके क्या है, इनको कहा जाएगा आवर्त। ओके, तो इस तरीके से 18 वर्गों और 7 आवर्तों में क्लासिफिकेशन को बताया गया है यहाँ पर, और तत्वों को अरेंज किया गया है। ठीक है,
तो नोट करेंगे। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि कौन कौन से आपके एल्कली मेटल हैं। तो जितने येलो कलर वाले आपको यहाँ पर तत्व दिख रहे हैं वो क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। तो पहले वर्ग के तत्व हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एल्कली मेटल्स में आते हैं, ठीक है। देन आपका ब्लू कलर है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गई आपके सेकेंड ग्रुप जो आपका आता है, ठीक है। ये आपका लाइट ग्रीन में ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो, तो ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स आएंगे आपके बीच के, ओके। और क्या है आपके पिंक कलर में पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये सारी पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं आपकी, ओके। देन डार्क पिंक कलर है मेटेलॉइड्स का, तो ये मेटेलॉइड्स हैं यहाँ पर आपकी, यानी मेटेलॉइड्स क्या होती है, उपधातुएं, धातु और अधातु के बीच के। ये उपधातु है, ठीक है, जो कि क्या क्या है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, ये सारे क्या हो गई, उपधातु। देन नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को आपके सबसे लास्ट में यहाँ पर जो हमने मेंडेलियव में भी पढ़ा था कि जीरो ग्रुप, तो उसी प्रकार से एक जीरो ग्रुप जिसको ग्रुप 18 यहाँ पर कहा जाता है, उसमें नोबल गैसेस को रखा गया है, जो कि है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेड, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके नोबल गैसेस, यानी कि अक्रिय गैसेस, अक्रिय, निष्क्रिय। इस पीरियोडिक टेबल में दो और आवर्त बनाए गए थे जो कि आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं, ठीक है। एक है आपकी लेंथेनॉइड सीरीज, ये वाली, और दूसरी है आपकी एक्टेनॉइड सीरीज, ओके। तो दो सीरीज बनाएंगी, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स थे, ये वाले, ये नॉन मेटल्स हैं यानी अधातुएं, ओके। और क्या बची आपकी हेलोजन, जो कि ग्रुप 17 को कहा गया, ग्रुप 17 आपका क्या है, हेलोजन कहलाएगा। हेलोजन का मतलब होता है लवण का उत्पादन करने वाले, ठीक है। तो ये तत्व क्या करते हैं, धातुओं से अभिक्रिया करके लवणों का उत्पादन करते हैं या लवण बनाते हैं, इसीलिए इनको हेलोजन कहा जाता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ओके। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को लगाया गया था, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं किस प्रकार से उनके परमाणुओं का जो क्रमांक है उसके बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया, यानी एक हाइड्रोजन का है, ठीक है, उसके बाद 2 हीलियम, ठीक है, देन 3 आया लिथियम, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आपके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया। दूसरा क्या कहा गया कि एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणधर्म समान होंगे, और गुणधर्म समान क्यों है बच्चे, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है या उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान पाए जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहे हैं, गुणधर्मों में समानता देखने को मिल रही है। जैसे अगर लिथियम और सोडियम को कंपेयर किया जाए तो लिथियम का है 3 परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो 3 के लिए ये न्यूक्लियस, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डिंग, और दूसरी में 1 ही बचेगा। बात की जाए सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम का कितना है, 11 है। इसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी बाह्यतम कोश में लिथियम के भी एक ही है और सोडियम के भी एक ही है, क्योंकि तो इसलिए इनके गुणधर्मों में समानता मिल रही है, ठीक है। तो ये अभी आप पढ़ेंगे कि एक वर्ग में आने वाले तत्वों में संयोजकता समान होगी। संयोजकता चूंकि उनकी समान है या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इस वजह से उनमें गुणधर्मों में क्या दिख रही है, समानता देखने को मिल रही है, ठीक है, कुछ कुछ गुणधर्मों में। और भी चीजें आप पढ़ेंगे कि जैसे परमाणु का आकार कैसे कैसे वर्ग में बदल रहा है, ठीक है, इसीलिए उनको एक वर्ग में रखा। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं तो वर्ग के अनुसार पढ़ते हैं, समझ रहे हो, यानी ऊर्ध्व पंक्तियों में जो तत्वों को लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग हम उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, एक वर्ग में आने वाले तत्वों। तो इस तरीके से आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा गया। इसके अलावा क्या है? 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें क्या कहा गया? आवर्त कहा जाता है। ठीक है, एक ही आवर्त के सभी तत्वों के परमाणुओं में कोषों की संख्या समान होती है, एक आवर्त में आने वाले। ठीक है, उसके अलावा किसी तत्व में उपस्थित कोषों की संख्या उसके आवर्त की संख्या के बराबर होती है। जितने उसमें कोष हैं उतने ही उसके आवर्तीय नंबर होंगे। ओके, देन आवर्त संख्या बराबर होती है कोषों की संख्या। आवर्त संख्या यानी जैसे कि हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन कौन से आवर्त में? फर्स्ट वाले में है, तो इसमें कोषों की संख्या भी एक ही है। हीलियम पहले में है, तो हीलियम में भी आपका क्या है? एक ही तो कोष है हीलियम में भी। ठीक है, लिथियम आपका दूसरे आवर्त में आता है। लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये दूसरे आवर्त में आते हैं, तो इनमें कोषों की संख्या भी दो है। तीसरे आवर्त में सोडियम, मैग्नीशियम आते हैं, तो इनमें आवर्तों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। पोटेशियम में के वाले आवर्त में, चौथे आवर्त में 4, रुबीडियम 5, सीरियम में 6 और फ्रेंशियम में कोषों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जितने आवर्त की संख्या होगी उतनी ही उनमें कोषों की संख्या भी है, ये बताया गया है। ठीक है, और किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समान होती है, जैसा कि हमने अभी लिथियम और सोडियम का एग्जाम्पल देखा था, उसी प्रकार। ठीक है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या और साइज बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है। ओके, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे हमने लिथियम में देखा था, तो लिथियम में इस प्रकार से 2 कोष आई थी। ठीक है, जबकि सोडियम के में देखा हमने कि कितनी हो गई? 3 हो गई कोष। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, और जब आप क्या जाएंगे? बाएं से दाएं जाएंगे, यानी आवर्त में जाते हैं, तो आकार घटता जाता है। ये किसके कारण हो रहा है? ये आपका, क्योंकि नाभिक का प्रभाव बढ़ता जाता है तो आकार छोटा होता जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या तो समान है ना आवर्त में। अगर आप बाएं से दाएं चलेंगे तो कोष तो उतना ही है, लेकिन नाभिक का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। नाभिक में क्या हो रहा है? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है चूंकि, तो फिर प्रभाव बढ़ता जा रहा है और प्रभाव बढ़ने से आकार छोटा होता जाएगा। ओके, चलिए, और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटते हैं। तो यानी नीचे की धातुएं, नीचे की जो तत्व है वो क्या है? अच्छी धातुएं। और बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि दाएं की साइड को आपको क्या मिलेंगे? अक्रिय गैसेज हैं उधर, उससे पहले अधातुएं भी हैं, तो फिर धात्विक गुण उधर को जाने पर घटेगा। ओके, तो इस प्रकार के में तत्वों की स्थिति को समझेंगे आप कि किस प्रकार आवर्त सारणी में तत्वों को लगाया गया है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ऊर्ध्व स्तंभ हैं 18 और 7 आवर्त हैं जिनमें तत्वों को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे, जबकि आवर्त में आने वाले तत्वों के आपके कोषों की संख्या समान होगी। ठीक है, और अभी हम एक वर्ग में आने वाले तत्वों के गुणधर्मों को आने वाले सेशन में समझेंगे। ओके, तो बच्चों आज के सेशन में हमने पहले रिवीजन किया सभी क्लासिफिकेशन का, और फिर हमने देखा कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमियां आ गई हैं जो आगे के तत्वों को या जिनका परमाणु भार ज्यादा था उन तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाया था। ठीक है, तो फिर हेनरी मोजले ने एक नई क्लासिफिकेशन दी और उसको नाम दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी। उस आधुनिक आवर्त सारणी को हमने यहाँ पर समझा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी है जो, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसमें तत्वों को उनके वर्ग के क्रम के अनुसार लर्न करना है कि कौन से वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है,
और अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम इसी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्मों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।